जैसे कोई लोकल गवर्नेंस है, अब उसको आप ब्रेनस्टॉर्म करके लिंकेजेस क्रिएट करो कि लोकल गवर्नेंस और वुमेन, हर चीज जब इंटरकनेक्टेड है तो आपने ये देखना है कि मैं एक कोई भी आइसोलेशन में कुछ ना पढूं। अगर मैं गतिशक्ति पढ़ रही हूँ तो मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे एस्पेक्ट से भी पढूं, उसको एक फेडरल एस्पेक्ट से भी पढूं कि इवन स्टेट एंड सेंटर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स है तो उसमें प्रकाश सिंह जजमेंट का दे दिया, डीके बसु का दे दिया। जैसे अगर मैं एजुकेशन को उठा रही हूँ तो मैंने सबसे पहले क्या उठाया, प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद मैंने सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, उसके अलग अलग इश्यूज, उसके अलग अलग चैलेंजेस। अब मैंने सारी चीजों को किससे कनेक्ट कर दिया, डिजिटल एजुकेशन से। Okay, so I'll be dealing with GS2 and GS3. Firstly, let me tell you guys why I have chosen this topic. And okay, yeah, I'm getting the responses now. So why I have chosen this topic, and the reason, like my background first. So my background is in commerce and accountancy. This was my fifth attempt and second mains. So I wrote the mains with a lot more preparation now than previous year, and I got a jump of 50, 60 marks in the mains. So this year the marks have been a little unpredictable as far as GS3 is concerned. So there has been a little scaling in that. But I have a background in economics and commerce. Commerce and accountancy was one of my options. So I think I'll be able to guide you in that. And GS2 has always been my favorite subject. So that's the reason I've taken these two papers primarily. Any doubts, we'll be answering them at the end of the session. So first, let's start with the general thing, like what do we need to do for answer writing now that we've come on a stage that we are doing answer writing for means. So let me start with that. Is it okay if I keep it bilingual? Any person who has an objection with Hindi or not able to understand Hindi? Nipa, you can keep it bilingual. That's okay. Okay, so I'll keep it bilingual now. So in the first paper, GS2, the thing is that we need a lot of answer writing practice because mostly it is fact-based. So whatever you are reading in the newspapers, you need to reciprocate the same in the answer writing. So you need to have a lot of answer writing practice in this. अब होता क्या है कि पेपर 2 और 3 और बाकी सारे पेपर्स में ये इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपने करना क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं, टेक अ डे और टूज टाइम, एक एक दिन एक एक टॉपिक को दो और बाकी उसमें से देखो कि क्या क्या, जैसे एक टॉपिक है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है GS2 में, तो उसमें से देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में आएंगे क्वेश्चंस, चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप फर्स्ट टाइम मीन्स दे रहे हो और अगर आपके ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर आप फर्स्ट टाइम मीन्स दे रहे हो और आपके नोट्स बने हुए हैं तो आपको अपने नोट्स में ये सारी चीजें ऐड ऑन करनी है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ, ये टॉपिक आया हुआ है, सो आई हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑन दीज। Now if you're talking about first timers, those who are preparing for the means for the first time, this will be a very good guide for you क्योंकि आप फिर then you can go for previous year questions और उसमें से themes उठा के वही themes उठाए और आपने एक पेज पे उसको लिख दिया। So keep 1 or 2 days टाइम ताकि आप ये वाले जो themes हैं इनको एक अलग सेपरेट A4 साइज शीट लो और उस पर सिर्फ उसकी हेडिंग्स लिख दीजिए। Now the matter you can easily find with any coaching institute material, काफी अच्छा मैटर मिल जाता है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ because the reason being that we've seen repetition of themes. Now we don't see a lot of in the sense questions being repeated, but वो जो themes हैं वो हमेशा repeat होंगे। तो थीम्स के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन है, तो उस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दोज थिंग्स। तो जैसे लोकल गवर्नमेंट पे कर लिया प्रिपेयर, चेक्स एंड बैलेंसेस पे कर लिया,
तो उसके जैसे आपने एक चेक्स एंड बैलेंसेस ऊपर लिखा और फिर उसके बाद नोट्स जब आप बनाने लगे तो उसमें आपने लिख दिया कि कैसे कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर्ड है। तो तीन आपने एक ट्रायंगल बना दिया, उसमें आपने ऊपर एग्जीक्यूटिव लिख दिया, जुडिशरी लिख दिया, पार्लियामेंट लिख दिया। तो ये बता दिया एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं। फिर आप जुडिशरी पे गए, जुडिशरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो वो क्या, उसके रीजंस क्या क्या है, उसका डेटा निकाल लिया। फिर उसके बाद हो सकता है जैसे लाइव स्ट्रीमिंग है तो उसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर लिया। सो आप अगर थीम वाइज नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लास्ट मिनट जो रिवीजन होती है उसमें भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ ऑल दोज थिंग्स आर आल्सो देयर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, सो ये जो प्रीवियस ईयर है, ये बेसिकली मैं आपको रेकमेंड करूंगी। आई डोंट रेकमेंड एनी सिंगल बुक because the previous year questions are very comprehensive. So you need to take up previous year questions and you need to brainstorm answers on your own. तो आपकी जितनी भी नॉलेज है उसको ब्रेनस्टॉर्म करो। दूसरा तरीका, एक तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दूसरी चीज जो यू नीड एक मस्ट है 1 2 3 में, 1 2 3 और 4 में भी कुछ हद तक, वो है टॉपर्स की आंसर्स की। तो पिछली बार जब मैंने दिया था, व्हेन आई गेव इट for the first time, I couldn't really attend to toppers answers keys because इतना टाइम नहीं होता। जो 3 महीने होते हैं, you need to mug up a lot of things, you need to reproduce the same on the answers, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं था। But I would really recommend कि आप बिल्कुल उस पे अभी ये एक और मेरे पास क्वेश्चन है, सॉरी, कि हाउ टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम। जिस मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो एंड में ले लूंगी, सो प्लीज रिमाइंड मी कि आई हैव टू टेक दैट। मैं ये कह रही थी कि जितने भी आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें मेक श्योर कि जो टॉपर्स आंसर्स की है, जो आप देखते हो आंसर कॉपीज हैं, उसमें से भी जितने पॉइंट्स आपको उसी थीम्स पे मिल जाएंगे वो उसमें इंकॉर्पोरेट कर देना। रीजन इज आई एम आस्किंग यू टू मेक योर ओन नोट्स इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड GS2 इज द रीजन इज कि लास्ट मोमेंट पे ना, चाहे जितने नोट्स हो, कंपाइल्ड नोट्स अपने हो तो उसी से पढ़ा जाता है। तो दैट इज माय वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। फिर नेक्स्ट जो GS2 है उसमें जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, टॉपर्स के आंसर कर लिए और थीम्स रिकॉग्नाइज कर लिए। नेक्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द वेरी अनस्पोकन थिंग जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ केस लॉज। Now, UPSC does not expect that you are a law graduate, तो आप सारे के सारे केस लॉज रट के जाओगे। That is not how things work. But in the recent years, we've also seen कि case laws has a lot of importance. जैसे अभी पिछली बार एक क्वेश्चन आया था that what is the relevance of constitutionalism in environmental problems? तो उसमें जैसे आपने केस लॉज उसको लिखा था कि इलेबोरेट विद केस लॉज, और अगर ये नहीं भी दिया होता तो यू मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ केस लॉज। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक मटेरियल स्पेसिफिक देते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स करके। तो और एक बुक भी आती है मार्केट में लैंडमार्क जजमेंट्स की, तो उसमें क्या होता है कि दे आर वेरी स्कैटर्ड, इधर उधर होता है। तो मैं क्या करती थी कि एक टेबल बना लिया और साइड में ये लिख दिया कि ये वाला टॉपिक है, जैसे गवर्नर का टॉपिक है या डेथ पेनल्टी का टॉपिक है या राइट्स का टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या केस लॉज हो सकते हैं, और एक उसका नाम लिख लिया केस लॉ का और एक दो उसके मेजर पॉइंट्स। ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे पुलिस रिफॉर्म्स है तो उसमें प्रकाश सिंह जजमेंट का दे दिया, DK बसु का दे दिया, तो ये सारी चीजें तो बहुत इम्पेरेटिव है। दिस इज वेरी इम्पेरेटिव एंड दिस एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स। नेक्स्ट देयर इज वन जो एक थीम होता है वो है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। तो अब ये बहुत इजी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक बहुत इजी टॉपिक होता है। रीजन इज कि यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दिस, सो यू कैन प्रिपेयर कि अगर सपोज इस बार जैसे आया था कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वर्किंग एंड द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन फ्रांस एंड इंडिया, तो आप देखोगे कि अप्रैल 2022 में ही फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और उस टाइम पे इंडिया में भी यही चल रहा था। तो अगर आप ये इसको यहाँ से पिकअप कर लो कि अच्छा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट UPSC विल आस्क क्वेश्चन
और वहीं उसका एक टेम्पलेट बना लो। अब आपने फ्रांस ले लिया उस टाइम पे, फ्रांस के साथ साथ आपने यूएस ले लिया, क्योंकि यूएस में भी उसी टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, तो यू कैन डू दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल थीम्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत लिमिटेड सी ही कंट्रीज हैं जिसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे यूके है। इंडिया तो मतलब इंडिया के साथ तो कंपैरिजन ही होता है सबका, और यूएस है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे किसी कंट्री में आसपास कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जैसे श्रीलंका में चल रहा था, तो उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में आ सकता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पर से उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत ज्यादा न्यूज में हो, बट यूपीएससी करंट अफेयर्स में से उठा लेती है क्वेश्चन, सो यू कैन डू दैट। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये तो पॉलिटी का सेक्शन हो गया। अब आई आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। अब आप मुझसे पॉलिटी के बारे में कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो कि अब ये तो स्पेसिफिक है कुछ प्रहार बुकलेट एंड ऑल दैट, ये आप यूज कर सकते हो, बट कंटेंट से ज्यादा focus on refining the content, adding your own material, and then writing answers in the specified time. अब मेरे से किसी ने ये भी पूछा है कि हाउ टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम, तो उसका मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ कि अगर now it has become very imperative that you complete the paper, because now you don't have the liberty कि आप 17-18 क्वेश्चन करके आओ और फिर भी मतलब वो लिस्ट में नाम आ जाए। तो रीजन उसका ये है कि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एंड व्हाट वी नीड इज कि आप सारा पेपर एक अच्छे उसमें फ्लो में कंप्लीट करके आओ। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि पहले मैं 15 मार्कर्स से स्टार्ट करती थी, एंड आई यूज्ड टू टेक अबाउट 1 hour and 45 minutes या 1 hour and 30 से लेकर 45 मिनट्स तक। आई यूज्ड टू कंप्लीट ऑल द 15 मार्कर्स। अब उसका रीजन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे 15 मार्कर्स है जो आपको नहीं आएंगे, तो डोंट गेट स्टक ऑन दैट। उसमें यू नीड टू ओवरकम दैट फियर कि मेरा ये रह जाएगा, उसको छोड़ दो वहां पर। अगर नहीं दो, देन गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब आप ये देखो कि एग्जामिनर, इफ द एग्जामिनर इज टेस्टिंग योर कॉपी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, and the kind of impression that you create in question number 1 to 5 will be carried on। तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आप 1 to 5 को बिल्कुल एंड में छोड़ दो और वहां पे जो आपने खिचड़ी बनाई है फिर बाद में एग्जामिनर टेक्स दी इम्प्रेशन, यही इम्प्रेशन वो लेके जाए, और 11 to 20 जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उस पर भी आपको रीजनेबल मार्क्स ना मिले। सो डोंट डू दैट। सो आई यूज टू डू कि 11 to 15 में ज्यादा एनालिसिस है, 15 मार्कर्स हैं, 3 पेजेस भरने हैं, तो आई यूज टू डू दैट फर्स्ट, एंड देन आई यूज टू गो फॉर 1 to 5। उसमें अच्छे से लिखो, जितना इंप्रेशन बना सकते हो, जितने फैक्ट्स दे सकते हो दो, एंड देन वी कैन गो ऑन टू 5 to 10, और फिर जो आपका कुछ भी 15 मार्कर में से बच गया है वो कर लिया। तो ये आपको अपने हिसाब से थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। नाउ आई ऑल्सो वांट टू से कि जब मैं पहले लिखना शुरू करती थी क्वेश्चन, आई कुडंट रियली कंप्लीट 20 क्वेश्चंस। तो ये धीरे धीरे आ जाता है। उस टाइम पे जब आपके पास इतना प्रेशर होता है दिमाग पे, तो वो आ जाता है। तो ये वाला अच्छा, सोर्स फॉर पॉलिटी इज ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत। एंड वेरी गुड थिंग अबाउट पॉलिटी इज कि उसमें जो थीम्स आपके बने रहते हैं उसी के अंदर करंट अफेयर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कोई लोकल गवर्नेंस है, अब उसको आप ब्रेनस्टॉर्म करके लिंकेजेस क्रिएट करो कि लोकल गवर्नेंस और वुमेन, तो हाउ इज वुमेन पार्टिसिपेशन एट ग्रास रूट लेवल इम्पैक्टिंग द गवर्नेंस या डेवलपमेंट। तो उस चीज को आप उससे कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्म करके कनेक्ट कर सकते हो, एंड फॉर दैट यू नीड करंट अफेयर्स। तो आई यूज टू फॉलो अ लॉट ऑफ, जैसे अब ये कुछ कुछ जो पेटी 365 आती है, मेंस की जो आती है, विजन की, या जो भी मार्केट में मटेरियल है, उससे अपना मटेरियल तो आप बना सकते हो, बट इफेक्टिवली ब्रेनस्टॉर्म आपको खुद ही करना है। वो आपको मटेरियल्स दे देंगे, कोई भी एक अच्छा सोर्स ले लीजिए, क्योंकि आई डोंट वांट टू मतलब अब मैं एक चीज पे स्टिक नहीं करूंगी इस चीज में, क्योंकि बहुत डाइवर्स सोर्सेज होते हैं। प्रहार की भी अच्छी है बुक, आई यूज टू फॉलो बाइजूस ऑल्सो, तो अच्छे उसमें मटेरियल अच्छा मिल जाता है, बट इफेक्टिवली हाउ यू यूज दैट सोर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डू वी नीड टू फिल ऑल पेजेस? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। So no, we don't need to fill all the pages. If you start filling all the pages, you won't be able to complete the uh, क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते थे कि जैसे अब मेरा थोड़ी राइटिंग बड़ी है, सो आई यूज टू कंप्लीट द 10 मार्कर इन 1 whole पेज एंड हाफ ऑफ द पेज और 3/4 ऑफ द नेक्स्ट पेज।
और 15 मार्कर्स के लिए भी यही होता था कि आई यूज्ड टू कंप्लीट इट इन फुल 2 पेजेस एंड 3/4 और हाफ ऑफ द पेज, तो वो होता है। ओनली आईएएस प्रहार के बारे में मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं। इट इज गुड, बट अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं है तो वो नहीं काम आएगी। इट इज जस्ट कि आप जल्दी जल्दी रिविजन उससे कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, तो उस पर ब्लाइंडली मत ट्रस्ट कीजिए। ओके, एंड There's a question that you skipped, Nipa, I think. या Based on PYQ and syllabus topics wise, can we get an idea of themes? या How much to cover from current and contemporary issues is. या सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि A4 साइज पे एक एक टॉपिक लिख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, तो उसमें से काफी आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक, जैसे शून्य आईएएस की भी एक बुक आती है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे से दे रखे हैं। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक भी ऐसा कंटेंट आज तक मार्केट में नहीं है या फिर आ भी नहीं सकता जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो, मतलब कि जो बस ये पढ़ लो और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर करंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं, वहां पे यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग। वो कैसे बिल्डअप होगी? वो आपकी न्यूज़पेपर से बिल्डअप होगी। कोई भी अगर चल रहा है, वो डिबेट से बिल्डअप होगी। जैसे संसद टीवी पर डिबेट्स आती है, वो आपके जो गैप्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग में, वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम थीम्स, टॉपिक वाइज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, but you also need to enrich all those sources. वो कैसे होगा? You will have to go through the newspapers. अब I also know कि ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे यूपीएससी शॉर्ट्स करके आते हैं, और उसमें भी काफी हद तक एक्सप्लेन सेक्शन में लॉ एंड पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। एंड यू नीड टू कीप अ टैप ऑन व्हाट एवर इज हैपनिंग। जैसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस थे, तो रूल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आ गया, व्हाट इज द रूल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कंटेम्पररी। सो पॉलिटी में ये होता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाई? बिकॉज एक स्टैटिक है आपके पास और उसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहना है with the current affairs. Next, this is about polity. Any other questions regarding specific to polity? I'll move to development next. Guys, you can raise your hands also. I'll let you speak. Any specific questions regarding polity? ये जो आपका क्वेश्चन है vulnerable sections का, वो मैं भी डेवलपमेंट में ही बताऊंगी। कोई और Ashutosh, क्वेश्चन है? yes. But keep it brief, please. Yes, ma'am. I have a question like when reading the Lakshmikant polity, how do we suffice like adding the extra value-added material in those in that book only, or should we make in different sheet or A4 size paper, or how should we हाँ, make that extra value-added तो material? आई गॉट योर क्वेश्चन। तो उसमें जैसे अब ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक इज वेरी वाइड, आई एग्री टू दैट। तो जो पॉलिटी की बुक है वो आपका बेसिक मटेरियल है। अब उसी में अगर आप एडिशंस करते रह जाओगे तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, इसलिए इट्स ऑफन प्रेफर्ड दैट यू टेक A4 साइज शीट्स। और पॉलिटी में से आपको क्या उठाना है? सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट्स। आपके दिमाग में वो पॉइंट्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है, बट यू जस्ट नीड टू जॉट दैट डाउन, बिकॉज यू मेमोराइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और फिर वो एंड में छूट जाएंगी चीजें। इस वजह से क्या होता था कि जैसे मैंने एक टॉपिक ले लिया, सपोज कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो मैंने आर्टिकल लिख दिया इंट्रोडक्शन में कि किस आर्टिकल में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, फिर मैंने उसकी प्रोविजंस बता दिए थोड़े से, फिर उसके ये बता दिया कि चैलेंजेस क्या क्या है और उसको क्या मतलब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इसमें और क्लैरिटी लानी चाहिए। ऐसे ही गवर्नर का इशू है, तो गवर्नर का इशू जब फेडरलिज्म की हम बात करते हैं तो काफी गवर्नर के इश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें ये चैलेंजेस ले लिया, उसमें वे फॉरवर्ड लिख दिया। तो ऐसे ही करके मतलब जो थीम्स हैं, you will need to write down themes on the A4 size sheet paper and then you can make notes from that, उसी में इंक्लूड करो। क्योंकि लक्ष्मीकांत में अगर आप स्टिकी नोट्स चिपकाने लग गए तो वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगी, और फिर एंड में यू डोंट नीड टू, मतलब वही है ना कि बात अगर स्टिकी नोट्स को ही करने की है रिवाइज, तो व्हाई नॉट टेक एन A4 साइज शीट, अच्छे से स्पेस में लिखो उसको अच्छे से, मतलब सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट करो एक ही जगह पे। तो So you used to make, sorry for interrupting, ma'am. हाँ जी, हाँ So जी, you used to make like separate file या for सो A4 sheet and all. yeah, so Thank you, sir. all my notes are there in A4 size sheets, और वो थीम वाइज हैं। एंड आई हैव ए टेलीग्राम चैनल, आप उस पे भी रेफर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है UPSC_NIPA।
तो उस पे मेरे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो अगर आपको वैसे बताने हैं। और किसी ने पूछा थीम्स का क्या सोर्स है, तो थीम्स का सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो आपका सिलेबस है वो आपका सोर्स रहेगा। फिर हाँ, मैं आपने कुछ क्वेश्चंस एंटिसिपेट करे थे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो फ्रांस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, जैसे यूएस का हुआ था, तो वो काफी कुछ एंटिसिपेटेड था। आई गिव यू द टेलीग्राम चैनल नेम इन द लिंक। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो वील मूव ऑन टू डेवलपमेंट। तो आगे हम जैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक बार पॉलिटी में एक दो चीजें और बताना चाहूंगी कि जजमेंट्स का I've covered, importance of case laws I've covered. Also there is a lot of importance that we put on the committee reports. तो जैसे सेकंड एआरसी की कमेटी है, जैसे सरकारिया कमीशन है, तो वो सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कंक्लूजन में करो, बट आई इंक्लूडेड ऑल दोज थिंग्स इन बॉडी ऑल्सो। वाई? बिकॉज सी देर आर टू थिंग्स, एक होता है आपका ओपिनियन और दूसरा होता है आपका आर्ग्यूमेंट। योर ओपिनियन इज व्हेन यू आर स्टेटिंग समथिंग दैट यू हैव रेड, एंड योर आर्ग्यूमेंट इज व्हेन यू सब्सटैंशिएट योर ओपिनियन विद सम काइंड ऑफ फैक्ट, या देखो ये कमिटी ने बताया है। तो वो चीज आपको इंक्लूड करनी है। यू नीड टू मेक गुड आर्ग्यूमेंट्स इन योर पेपर, तो वो चीज आप इंक्लूड कीजिए। उसको इतना थरली कीजिए, जैसे कमेटी की कुछ, जैसे सरकारिया कमेटी है, उसके आपने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस ले लिए और फिर उसको याद कर लिया। सेकेंड आरसी के कुछ रिकमेंडेशंस ले लिए, उसको याद कर लिया। अब आपने जो वो A4 साइज शीट पे जैसे गवर्नर का एक आपने पेज बनाया, तो उसके बारे में लिख दिया कि पंची कमीशन ने क्या कहा है, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है, उसी पे लिख दिया। ब्रैकेट में लिख दिया सेकेंड आरसी, ब्रैकेट में लिख दिया सरकारिया कमीशन। सो यू कैन डू दैट। आते हैं नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में यू कैन प्रिपेयर, दो तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले डेवलपमेंट में पूछा जाता है कोई स्कीम या कोई पॉलिसी जो मतलब इन द प्रोसेस हो। उस टाइम पे गति शक्ति जैसे बहुत चल रहा था, तो इस बार गति शक्ति के बारे में आ गया। ऑल्दो टेक्निकली देखा जाए तो गति शक्ति जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्कीम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्कीम टेक्निकली GS3 में आनी चाहिए थी। बट द थिंग इज कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन कि everything that you study is interconnected. Is my voice clear? यहाँ पे किसी ने लिखा है कि वॉइस नहीं आ रही। It's perfectly clear, Nipa. ओके, सो इसमें आपने क्या करना है कि हर चीज जब इंटरकनेक्टेड है, तो आपने ये देखना है कि मैं एक कोई भी आइसोलेशन में कुछ ना पढूं। अगर मैं गतिशक्ति पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के उससे एस्पेक्ट से भी पढूं, उसको एक फेडरल एस्पेक्ट से भी पढूं कि इवन स्टेट एंड सेंटर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो आपने हर एक पहलू को हर एक जीएस पेपर के हिसाब से देखना। आई एक्सप्लेन दैट अगेन। एक बार ये जो इंटरकनेक्शन का फॉर्मूला है, आई एक्सप्लेन दैट अगेन। बट जैसे स्कीम्स आई हैं, अब जो भी स्कीम्स ज्यादा मतलब जैसे इस बार भी प्रीलिम्स में काफी स्कीम्स एज इट इज पूछी गई हैं, तो जो भी स्कीम ज्यादा न्यूज में है उसका आप ये देखिए कि सबसे पहले उसके बारे में फैक्ट्स की कवरेज कितना है उस स्कीम का। दूसरी, उसके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या कोई ऐसी इश्यूज है जो वो स्कीम फेस कर रही है, और वो इश्यूज कहाँ पर है। सबसे पहले क्या डिजाइन में कोई डिजाइन में कोई इशू है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कोई इशू है, या फिर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस में इशू है। तो वो इश्यूज कहाँ कहाँ आ रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर। फिर उसके बाद एक इंटेंशन क्या है स्कीम का, कि एसेंस क्या था, कि इस ये प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, इस वजह से ये स्कीम आई थी। और चौथी चीज कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। तो फिर ये चीज आपको, ये सारी की सारी चीजें आपने वो स्कीम्स के लिए प्रिपेयर करनी है। बट आई नो कि इतनी सारी स्कीम्स हैं और इतने सारे इश्यूज हैं, तो इसमें एक जनरल आइडिया रखो कि इसमें एक हैक ये है कि जो इश्यूज होते हैं वो बहुत सिमिलर जैसे होते हैं, जैसे लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ कोई मतलब एक तरह से अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, तो बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। तो उसी लाइंस पे अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप काफी सारी स्कीम्स इकट्ठी प्रिपेयर कर सकते हो। देन वी हैव एक मैं जो चीज भूल गई थी इसके अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, या जैसे कैग है, या जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। तो इसमें मैं इसको कैसे प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले यू नीड टू हैव सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट दीज बॉडीज, कि कब फॉर्म हुई, क्या क्या मैंडेट था इनका। सो यू नीड टू हैव सम बेसिक फैक्ट्स। देन यू नीड टू गो थ्रू इनके ना अपने अपने पेजेस पे अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें से भी आप यू कैन पिक अप सम डेटा दैट व्हाट आर देयर, मतलब चैलेंजेस रही हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं।
तो अचीवमेंट्स वाला पार्ट अगर आप बॉडी स्पेसिफिक डालोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी स्पेसिफिक डालोगे, यू आर बाउंड टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन दैट. देन व्हाट वी गो फॉर इज डेवलप टॉपिक आता है, जैसे जो एनजीओज हैं, तो एनजीओज और एसएचजीज हैं, तो इसमें ना बहुत सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओज, सिविल सोसाइटी और ये एसएचजीज. तो इसमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं. इसमें मैं एक चीज करती थी, आई यूज्ड टू टेक अ पेपर, उसमें मैंने सारे एनजीओ के नाम लिख दिए, और जब मैं एनजीओ के नाम लिख दिए तो उसके वो लिख दिया कि उसका मैंडेट क्या है, कि कोई विमेन में काम कर रहा है, कोई इसके अलावा मतलब जैसे चाइल्ड राइट्स पे काम कर रहा है, कोई हंगर पे काम कर रहा है, कोई पावर्टी पे काम कर रहा है. तो ये सारी चीजें मैं देख लेती थी और यही सारी चीजें उसके अंदर लिख देती थी एनजीओज में. तो आई यूज टू मेक माई आंसर्स वेरी क्रिस्प एंड एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऐड हो जाता है. जब भी आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल दोगे, यू नीड टू हैव दिस मिशन इन योर लाइफ कि यूपीएससी में जो आंसर लिख रहा हूँ उसका एग्जाम्पल साथ में हो, वही ब्रेनस्टॉर्म करना है पूरा टाइम. तो आपने वो सब चीजें लिख ली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल कम टू इज सोशल जस्टिस. अब इसके बाद फिर देन आई टेक सम क्वेश्चंस एंड देन विल मूव ऑन टू इंटरनेशनल रिलेशंस. तो सोशल जस्टिस में आई गिव यू अ हैक कि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करने के लिए इतने सारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उसको कैसे एक ही बार में प्रिपेयर किया जाए. तो अब जैसे पहले तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि वल्नरेबल सेक्शंस जो भी हैं उनका आप एक लिस्ट बनाइए. जैसे अब मैंने कुछ लिस्ट बनाए थे, तो उसमें एलजीबीटीक्यू कमिटी और कम्युनिटी एंड विमेन, चिल्ड्रन, SC/ST, PVTGs, मैनुअल स्कैवेंजर्स, डिसेबल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन्स, माइनॉरिटीज, ये सारे के सारे एक तरह से आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं. अब इसमें आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. दोज हु आर राइटिंग इट डाउन, आई विल रिपीट इट अगर आपको चाहिए तो, बट अगर इसमें आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आप उसी लाइंस पे आप सोच सकते हैं ये चीजें. जैसे कि सबसे पहली जो चीज है कि वल्नरेबल सेक्शन कौन सा है. दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो उसके उस वल्नरेबल सेक्शन के बारे में बात करता है. जैसे विमेन है, तो विमेन के लिए जो पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए हुए हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिए हुए हैं, वो 15 और 16 में दे रखे हैं. तो ये सब आपने एक अलग से आपने हेडिंग बना लेनी है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस कौन सा लगेगा. अब आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि A4 साइज शीट ले ली, उसको एक तरह से लैंडस्केप फॉर्म में कर लिया और एक टेबल बना लिया. तो उसी में आप सारे के सारे सेक्शंस ऐड कर दो, उसी में आप सारे वल्नरेबल सेक्शंस ऐड कर दिए, उसी में सारे कॉलम्स ऐड कर दिए. तो वन कॉलम कैन बी कि एक सेक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन. फिर दूसरा कि डेटा और रिपोर्ट्स, कोई उसमें जो रिसेंटली आई हो, कोई न्यूज, कोई ऐसा रिसेंट न्यूज आई हो तो वो चीज ऐड कर सकते हैं. तीसरी उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं जो जो वो वाले सेक्शन फेस करते हैं. देन अब इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके बाकी के मेंस आंसर में भी काम आएंगे. कि कोई भी अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना होता है या कोई भी आपको सोल्यूशन देना है किसी चीज के ऊपर, तो वो 4 चीजों के बेसिस पे दिया जा सकता है. सबसे पहली चीज होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं उस सेक्शन के बारे में. तो जैसे सपोज अगर मुझे कोई भी एक तरह से विमेन पे बात अगर मैं करूं, तो विमेन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे DPSPs हैं जो वुमेन सेंट्रिक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स में जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में है. दूसरी चीज जो एक वे फॉरवर्ड के थ्रू हम यूज कर सकते हैं वो है जुडिशियल केस लॉज. अब जैसे साबरीमाला जजमेंट आई, वो वुमेन सेंट्रिक थी. ऐसे बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स होती हैं जो वुमेन सेंट्रिक होती है. जैसे जो ट्रांसजेंडर्स पे जजमेंट है या जो LGBTQ कमेटी पे जजमेंट है, वो उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है, तो वो आप जुडिशियल एक्ट्स में ऐड कर सकते हैं. तीसरी चीज क्या होती है, जो हमारा पार्लियामेंट क्रिएट करता है, जो कि स्टैट्यूटरी लॉज और बिल्स होते हैं. कोई भी ऐसा एक्ट, जैसे वुमेन के लिए कोई एक्ट है या मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग का एक्ट है, तो वो चीज आप थर्ड जो है स्टैट्यूटरी एक्ट्स में ऐड कर सकते हैं. और चौथी चीज जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शंस. जैसे कि कोई पॉलिसी या प्रोग्राम आया हो, जैसे इंडिया का बहुत सारा मिशन शक्ति है, वो बेसिकली विमेन के लिए है. तो इस वजह से मतलब वैसे आप करके 4 हेडिंग्स में उसको डिवाइड कर सकते हो. तो इसमें भी जैसे आपने चैलेंजेस लिख लिए, आपने रिपोर्ट्स लिख ली, आपने ये लिख लिया कि जुडिशियल केस लॉज क्या क्या है, आपने ये लिख लिया कि स्टैट्यूटरी एक्ट्स कौन कौन से हैं, आपने ये लिख लिया पॉलिसीज कौन सी हैं. फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करने के लिए आप लिखोगे टेक्नोलॉजी. दिस इज वेयर यू कैन ऐड वैल्यू. अब हर एक वल्नरेबल सेक्शन को अगर आप टेक्नोलॉजी से
इनेबल कर दोगे तो दे कैन इंश्योर सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी। जैसे कि अब मैनुअल स्कैवेंजर्स को एक बंदीकूट है या फिर एक कोई ऐप आया है उसके बारे में, तो वो चीजें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद आप वहां पर इंडिया तक नहीं रुकोगे, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि इस चीज पे लागू होगा, वो यू कैन यूज दैट। जैसे योग करता करके वो ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रिंसिपल्स हैं, तो वो आप यू कैन यूज दैट। फिर उसके बाद लास्ट जो कॉलम आपका रहेगा वो होगा केस स्टडी, कोई भी ऐसी केस स्टडी। अब आप केस स्टडी के लिए कहाँ जा सकते हो? नीति आयोग की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट आती है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, तो आप वो यूज कर सकते हो। उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, माइनॉरिटी सेक्शन, वनरेबल सेक्शन, उन सब पे बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज होती है, यू कैन यूज दैट। तो ये तो हो गया सोशल जस्टिस का वनरेबल सेक्शंस के अलावा। अब इसके अलावा हम गवर्नेंस पे आते हैं, तो गवर्नेंस में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे पावर्टी है, हंगर है, एजुकेशन है, हेल्थ है। तो इसमें भी मैं आपको एक हैक दे सकती हूँ कि इसको रिवाइज कैसे किया जाए जल्दी जल्दी, बिकॉज ऐसा होता है कि ऑल ओवर द ईयर स्कैटर्ड न्यूज हमें मिलती है इधर उधर की, अच्छा ये हंगर पे आ गई, ये गवर्नेंस पे आ गई, या ये एजुकेशन पे आ गई। तो आप एक पेज लीजिए, उसके ऊपर अलग अलग फेसेट्स लिखते जाइए। जैसे अगर मैं एजुकेशन को उठा रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या उठाया? प्राइमरी एजुकेशन। फिर उसके बाद मैंने सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, उसके अलग अलग इश्यूज, उसके अलग अलग चैलेंजेस। अब मैंने सारी चीजों को किससे कनेक्ट कर दिया? डिजिटल एजुकेशन से। उसके बाद डिजिटल एजुकेशन की बात आ गई तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो वो क्या क्या कहती है हर एक पार्ट के बारे में। अब एजुकेशन ही चल रहा है तो वोकेशनल एजुकेशन आ गया। अच्छा, वोकेशनल एजुकेशन हो गया तो गांधी जी की वो जो नई तालीम की वो थी कि एजुकेशन मस्ट नॉट ओनली बी इन साइलोज, इट शुड ऑल्सो हैव मॉरल एजुकेशन। तो बहुत सारे इस तरह से आपके फैसेट्स कवर हो जाएंगे। जब ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो आप देखोगे जो आपका आंसर बन रहा है, तो वो एक वन सिंगल फोकस्ड आंसर नहीं होगा। आप एग्जामिनर को ये दिखा सकते हो कि आई हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम वेरिड एंगल्स। जैसे इस बार भी 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो था कि राइट टू एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन था। तो राइट टू एजुकेशन, अब उसी में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि व्हाट वी नीड इज नॉट राइट टू एजुकेशन, व्हाट वी नीड इज राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। अब वो क्वालिटी कहाँ से आएगी? वो अवेयरनेस जनरेट होगी उसके बारे में, वोकेशनलाइजेशन होगी, मॉरल एजुकेशन होगी, टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एजुकेशन होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, तब जाके वो क्वालिटी आएगी। तो दिस इज द थिंग कि मतलब आपको साइलोज में नहीं सोचना। अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो डोंट जस्ट कॉपी थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, उसको एनालाइज करोगे सबसे पहले कि अच्छा ये बात बोली गई है तो इसको मैं किस किस एंगल से सोच सकती हूँ। अब मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैं विमेन एजुकेशन की भी बात कर सकती हूँ, एडल्ट एजुकेशन की भी बात कर सकती हूँ, और मैं ये भी बात कर सकती हूँ कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैंने विमेन सेंट्रिक डायरेक्शन दे दी। तो ये हो गया कि जैसे पावर्टी है, पावर्टी में भी सेम आप चीजें यूज करोगे। अब इसमें आपका ना एक और हैक यू कैन यूज कि हर एक सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के कंसेप्ट में वी यूज एसडीजीज। तो आप जब एसडीजीज देखोगे, एक मैं आपको ये बता देती हूँ, एक विजन का एक डॉक्यूमेंट आता है, एनेक्स्चर करके है उनका बहुत पहले का, कि एक उसमें ना ये दिया हुआ है कि कौन से एसडीजीज हैं और वो कैसे कैसे इंडिया फुलफिल कर रहा है और उसमें क्या वे फॉरवर्ड है। तो यू कैन यूज दैट एज योर सोर्स डॉक्यूमेंट, एक विजन का एनेक्स्चर्स करके एक, मतलब यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट वेरी इजीली, तो वो मैं आपको मिल जाएगा। उसके अंदर एसडीजीज दिए हुए हैं, अलग अलग उसके सब हेड्स भी दिए हुए हैं कि एसडीजी में क्या क्या गोल्स हैं और इंडिया कैसे उसको फुलफिल कर रहा है। वो थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है तो यू कैन अपडेट इट अकॉर्डिंग टू यू। इसके अलावा सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट में देर आर 4 थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। हर एक 4 और 5 थिंग्स, उसको हर एक जो भी आप आंसर लिखोगे उसको ये देखोगे कि क्या ये आंसर जो है ये इन पैरामीटर्स पे खड़ा उतर रहा है। तो फर्स्ट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ, कि इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बहुत यूपीएससी आजकल बहुत इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या क्या आता है कि सबके लिए इंक्लूसिव है, हर माइनॉरिटी सेक्शन के लिए इंक्लूसिव है कि नहीं। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड है कि नहीं। तीसरी चीज, यू विल फोकस मोर ऑन इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियरल चेंज ऑफ दैट पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है। चौथी चीज आप देखोगे विमेन सेंट्रिक है कि नहीं, वो इंक्लूसिव ग्रोथ में ही आ जाएगा। और फिर फिफ्थ चीज जो आप देखोगे वो आप एक एनवायरनमेंट का भी फैक्टर लेके आओगे कि ठीक है कोई चीज काम तो कर रही है इंडिया के लिए, बट इज इट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, तो वो चीज आप देखोगे। तो ये था डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के बारे में। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एंड देन आई विल मूव ऑन टू इंटरनेशनल रिलेशन। I think a lot of questions are written in the comment box only. ओके,
if there are any Anything related to social justice. Yes, I'm finding that. I think there's one question on smart cities, but no. हाँ स्मार्ट सिटीज या स्मार्ट सिटीज। अच्छा अब ये तो है कि अब देखो ऐसे करोगे जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन डेडलाइन इज एक्सटेंडेड, तो ऐसे बहुत सारी न्यूज है और जितना हम पढ़ रहे हैं ना वो एक्चुअली में हर कुछ ना कुछ दिन कोई ना कोई उसमें एडिशंस होती हैं। तो इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द एग्जामिनेशन, तो ऐसा है कि इस बार यूपीएससी ने दिखा दिया है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स भी काम नहीं आ रही प्रीलिम्स में। So it's never a good idea to predict or anticipate it. Yes, because you can expect a question on anything. So yes, you can do that. कि हाँ अगर smart cities अगर दोबारा आ गया है न्यूज में, so you definitely can expect a question on it. But उसको इस सेंस में देखना कि हाँ अगर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो उसके बारे में मैं आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। बट उसको इस सेंस में मत देखना कि इस पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, मैं ये कर लेती हूँ और बाकी कुछ नहीं करूंगी। तो ये How ध्यान में रखना। how much overlap is there between social issues and GS2? Do we have to cover it separately? So there is no separate issues in both the papers. अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जैसे GS3 में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का टॉपिक है और GS1 में हम देखते हैं ज्योग्राफी का टॉपिक है। बट यू विल फाइंड कि क्लाइमेट चेंज पे इतने सारे क्वेश्चन GS1 में पूछे जाते हैं, तो यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड कि आप साइलोज में प्रिपरेशन करो। दिस इज मतलब ये तो बिल्कुल ही मिसनोमर है कि GS1 और GS2 है। वो आपको एक गाइडलाइन देने के लिए है कि हाँ GS1 और GS2 में अलग अलग क्वेश्चन है। अब जैसे सोसाइटी के क्वेश्चन है, विमेन के क्वेश्चन है, वो GS2 में भी आते हैं, वो GS1 में भी आते हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट इन हार्मनी, क्योंकि ये आपकी ही मतलब एक तरह से आपका जो हॉराइजन है उसी को एक्सपैंड करेगा। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्वेश्चंस कर रहे हो और अगर आप मतलब यू डोंट हैव टू फिट देम इन डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स, एक साथ सबकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और You can what proceed. was one more? One more was information and behavioral change. That was one more, like inclusive growth, technology enabled, women centric. The other thing was information and behavior change, IEBC. Okay. Let's move on to international relations now. Is everyone fine with that? Any other questions left? No, you can move to IR. हाँ, सो IR में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है योर लैंग्वेज। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि यू कैन प्ले विद लैंग्वेज इन GS2 बट नॉट विद IR बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू राइट। अब IR में आई रियली सजेस्ट पीपल टू गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज IR का एक स्टैटिक सोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज जब तक आप वो पढ़ोगे वो पुराना हो चुका होगा। तो आई टेल पीपल कि जब से आपका प्री खत्म हुआ है और जब से आपका मेन स्टार्ट है, उससे पहले जो भी IR की न्यूज आती है उसको बहुत थरोली पढ़ना है। उसके अलावा एक फ्लो ऑफ राइटिंग होता है IR में, दैट यू कैन इमिटेट, ट्राई टू इमिटेट फ्रॉम सर्टेन पीपल। जैसे सुहासिनी हैदर जी है, वो हिंदू में लिखती हैं और वो बेसिकली जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करती हैं। तो यू कैन ट्राई टू रीड देयर आर्टिकल्स, ठीक है। फिर एक डिप्लोमेटिक डिस्पैच करके सनसेट टीवी पे आता है प्रोग्राम। तो ये जब आप बहुत सारी ऐसी अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हो तो आपको पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं। ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में भी एक्सप्लेन्ड में काफी कुछ आता है और एडिटोरियल्स भी जो भी बहुत मतलब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं, वो एडिटोरियल्स भी बहुत काम के होते हैं। एक और यूट्यूब पे एक शो आता है वैंटेज फर्स्ट पोस्ट का, जिसमें पलकी शर्मा जी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगी। बट इन सब के बारे में आपको ये चीज ध्यान देनी है कि ये सारा इंटरनेशनल रिलेशन का जो कंटेंट है ये पूरी दुनिया के लिए जा रहा है बाहर, और हमें लिखना है यूपीएससी का पेपर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कॉन्टेक्चुअलाइज एवरीथिंग इन इंडिया, कि अगर ये सारी चीजें इंडिया में हो रही है, अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, तो उस पे इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाई इज इंडिया गेटिंग अफेक्टेड। तो ये सबसे पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रिपेयर करेंगे, आप एक रीजन वाइज उठाएंगे, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जैसे सेंट्रल एशिया हो गया। तो आप पहले रीजन वाइज उठाइए, उसके अलग अलग चीजें देखिए। जैसे सबसे पहले आपने क्या देखना है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि जो कंट्रीज सेंट्रल एशिया में है और इंडिया में है वो क्या हिस्टोरिकल टाइज शेयर करते हैं। दूसरी चीज है कि आज के टाइम में उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या क्या हिंड्रेंसेस है। तीसरी चीज है कि क्या कॉमन ग्राउंड्स है जिसपे हम काम कर सकते हैं। अगर इंडिया से ले लिया, जैसे इंडिया इजराइल के बारे में ले लिया, तो उसमें ड्रोन्स है, टेक्नोलॉजी है,
एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, काफी चीजें हैं जो इंडिया और इजराइल कॉमन ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद न्यूज का रोल आता है कि जो न्यूज चल रही है, जैसे कि अभी मोदी जी गए हैं यूएस, तो वहां पे उन्होंने क्या क्या अग्रीमेंट साइन किए, जैसे सेमिकॉन इंडस्ट्रीज पे है, जेट इंजन पे है, तो ये सारी चीजें जैसे मैं आपको बता रही थी इंटरकनेक्शंस की बात है। अभी मोदी जी ने कोई एग्रीमेंट साइन किया सेमीकंडक्टर्स पे, तो सेमीकंडक्टर सब जीएस 1 में भी आ जाएगा क्योंकि मिनरल्स पे है, मिनरल्स दिया हुआ है वहां पे ज्योग्राफी में। और जीएस 3 में भी आ जाएगा क्योंकि इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज जीएस 3 में दे रखी है। तो वो आप किसी भी चीज को ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते पढ़ने के टाइम। अब जैसे अब यूएस और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के जो मेंस लिख रहे हैं, आई वुड रियली सजेस्ट यू, एक इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि कौन से अग्रीमेंट साइन हुए हैं, आप उन उन टॉपिक्स को उठाइए, उन उन इंडस्ट्रीज को उठाइए, दे वुड रियली हेल्प यू, एज इट इज दे वुड हेल्प यू, जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। और उसके अलावा फिर वे फॉरवर्ड है कि वे फॉरवर्ड में आप क्या क्या फोर्सी कर सकते हो। तो यहाँ पे यू गेट अ अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे ना, जैसे सुहासिनी हैदर जी हैं, वो बहुत अच्छा कंक्लूजन देती है, तो यहाँ पे यू कैन टेक दोज ऑथर्स और फिर उसके बाद यू कैन ऐड कि वो क्या वे फॉरवर्ड दे रहे हैं, एज इट इज कोट कर सकते हो उनको, अगर याद रहता है कुछ तो कंक्लूजन में एज इट इज कोट करो, यू विल गेट गुड मार्क्स इन ब्राउनी पॉइंट्स है। तो एक ना मतलब यू गेट अ फ्लो ऑफ राइटिंग उसमें, और वो वैसे ही हो सकता है वो, और कोई उसका तरीका नहीं है, देयर इज नो स्टैटिक बुक कि आप बुक को प्रेफर करो और वही पढ़ लो। तो यहाँ पे यू हैव टू वर्क अपॉन इंटरनेशनल रिलेशंस, इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि इसमें यू कैन प्रिडिक्ट, जैसे I2U2 का पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो हर टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन था I2U2 का, बिकॉज वो इतना ज्यादा न्यूज में था। तो यू कैन प्रिडिक्ट, इसमें यू कैन प्रिडिक्ट। तो जैसे ये वाला है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस दैट्स इट। उसके अलावा कोई और चीज आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेसिफिक पूछनी हो, देन वी कैन मूव ऑन टू GS 3। Guys, IR questions? Anyone for IR? Nipa, I think you can move forward to GS 3 now. ओके, और कुछ और होगा तो वी कैन Yeah, we can take everything, हाँ miscellaneous एंड questions at the end, yeah. ठीक है। तो अ वेरी गुड मतलब पेपर, ये मेरा फेवरेट होता था। उसका रीजन ये है कि जो मैं आपको इंटरकनेक्शंस की बात बता रही हूँ, दैट इज समथिंग दैट यू कैन अप्लाई इन दिस पेपर। मतलब वो बिल्कुल आप ऐसा सोचिए कि स्काई इज द लिमिट इस वाले पेपर में। तो जैसे इकोनॉमिक्स है, फर्स्टली आई टेल यू हाउ मेनी सब टॉपिक्स आर देयर। जैसे GS 3 में इकोनॉमिक्स है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन दिस बेसिकली। इकोनॉमिक्स में वील स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि बेसिक चीजें आपकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, इकोनॉमिक सर्वे, एंड यू कैन ऑल्सो यूज बजट। ठीक है, तो इसमें से आपका डेटा आएगा बेसिकली। और जैसे थीम्स है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ है थीम में, तो वो सारी चीजें आप इसमें से उठा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में से। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अब जैसे ये होता है कि अब किसी का इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो यू कैन गो फॉर एंटायर बजट, मतलब PDF में जल्दी जल्दी देख लिया क्या डेटा है, वो सब कुछ देख लिया। बट जिसका इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसे काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी अलग से समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, वो तो करके ही जाइए। देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसा हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज उठा के पूछ लिया। बट अगर आप ये सारी चीजें करके जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको वैल्यू एडिशन देंगी आपके आंसर में। ये ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जो आप इधर उधर, मतलब अपने इंट्रोडक्शन में, अपने बॉडी में, अपने कंक्लूजन में, यू कैन ऐड दीज थिंग्स। और इकोनॉमिक्स में मैं दूसरी चीज ये बोलना चाहती हूँ कि ऑल्सो लिसन टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डिबेट्स, बिकॉज जस्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, this is a subject where you can actually go for a lot of dynamic concepts। तो वो सारे आपको डिबेट्स में से पता चलेगी। अब जैसे एक द प्रिंट है, उसका एक इनिशिएटिव है मैक्रो सूत्रा। तो मैक्रो सूत्रा में बहुत ऐसी चीजें बताई जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, RBI ने रेट बढ़ा दिए, गिरा दिए, बैंकिंग में क्या क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से पता चलेंगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड। बिकॉज हम, क्योंकि देखिए UPSC का सिलेबस इतना वास्ट है, वी कैन नॉट कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है।
तो इकोनॉमिक्स आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा, कंसेप्ट के लिए समवन इज आस्किंग कि कंसेप्ट के लिए कहाँ से करें, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आई वुड सजेस्ट कि हाँ, अच्छा है एनसीईआरटी से स्टार्ट करना, बिकॉज इट आल्सो हेल्प्स यू इन प्रीलिम्स। बट जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आते हैं ना, वो एक वे मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड होते हैं। दे आर नॉट आस्किंग यू बेसिक कंसेप्ट जो कि प्री में पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू योर ओपिनियन ऑन दिस कि जैसे अब जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आया कि हाउ इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो किसी भी चीज में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रेलवेज में है, हर चीज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी से नहीं कर पाएंगे। वहां से आपको ये पता चलेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है और उसके क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं। बट ये वाली जो चीजें हैं कि हाउ इज इट हेल्पफुल, वो सारी आपको न्यूज़पेपर से, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, डिबेट से, ये सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल सकती है। और समवन इज आस्किंग मी बायजूस का मटेरियल। ठीक है, बायजूस का मटेरियल, हाँ जी, बट इनफ नहीं है कोई भी चीज। अब यूपीएससी में एज सच कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल इनफ ही है, इसको ही करो और खत्म बस। तो ऐसा नहीं होता, यू नीड टू हैव दैट कॉन्स्टेंट ब्रेन। तो वहाँ यू कैन हैव दैट एज योर बेस मटेरियल। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उस पे टॉपर्स की आंसर की से देखो कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, उस पे कमिटी की रिपोर्ट्स ऐड करो कि ये कमिटी है, इसने ये बोला है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू ऐड। और इसमें इकोनॉमिक्स में एक और चीज मैं बताऊंगी कि ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स। अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मुझे हमेशा डायग्राम्स के टर्म्स में सोचना है, तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट इजी हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जैसे अगर आपने सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखना है एंड अनएम्प्लॉयमेंट को आपने पावर्टी से कनेक्ट करना है, तो आपने पावर्टी लिया पहला डायग्राम, मतलब एक तरह से वर्चुअस विशियस सर्कल बना लिया आपने कि पावर्टी है, इसलिए ह्यूमन स्किल्स नहीं डेवलप हो पा रहे, इसलिए इनकम ग्रोथ स्लो है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ रही है, क्योंकि स्किल्स ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, और इस वजह से इनकम नहीं है तो फिर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्किल्स पे। तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में। तो कभी भी आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो जिसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो उसको हमेशा डायग्राम्स में सोचिए। इट विल रियली हेल्प यू इन द आंसर्स। उसके बाद एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक आता है, तो ये जो टॉपिक्स। Deepa, we हाँ have जी, questions in economy. Can we take few of हाँ them? जी यार, Uh, या विल टेक क्वेश्चंस fact फर्स्ट। data keep updated frequently in case of inflation. Fiscal data, like what was given in economic survey and union budget in February 23. But mains is in September, then it is fine to write economic survey data that is mentioned हाँ in. हाँ, बिकॉज सी द इकोनॉमिक सर्वे डेटा इज अ वेरी मतलब बहुत रिसर्च्ड डेटा है, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे ईयर का डेटा होता है। अब जैसे ये जो आप बता रहे हो इन्फ्लेशन फिस्कल डेटा जो है ना, वो आरबीआई क्वार्टरली निकालता है, बट जो इकोनॉमिक सर्वे है वो काफी रिसर्च डेटा निकाल रहा है। और वो मतलब एक तरह से पूरे साल का है। तो यू कैन मेंशन कि इकोनॉमिक सर्वे ये वाला जो है, इसने ये डेटा दिया है, दैट इज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स। ऑल्सो इसमें जो डेटा है यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कभी भी ग्रोथ फोरकास्ट करता है, तो वो ये बताता है कि अच्छा इतना ग्रोथ इंडिया का फोरकास्टेड है, तो यू कैन एज इट इज राइट इट। तो वहां से भी आप डेटा ले सकते हो। उसके अलावा आरबीआई की बहुत सारी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है, तो वहां से डेटा आ सकता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बहुत सारी आती है, जैसे एक्सपोर्ट डेटा है, इम्पोर्ट डेटा है, ट्रेड बैलेंसेस है, वो सारी चीजें आप वहां से ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से डेटा तो एक चीज होती है, क्योंकि डेटा आपको ना, आजकल तो डेटा शॉर्ट्स करके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, वो डेटा बांटते रहते हैं। ऐसा डेटा का आपको वो नहीं है, आपको इंटरप्रेट कैसे करना है डेटा और उसको अप्लाई कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर ये कह रहे हैं हम कि इंडिया और चाइना की जब बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी भी इंडिया का इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो वहां आप डेटा लेके आओगे कि अच्छा इतना डेफिसिट है, पहले इतना था और अब हमने इतना इम्प्रूव कर लिया। और डेफिसिट है किस चीज में, क्या हम उनसे कंजम्पशन गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कि क्या हम उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाके हम हो। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इंटरप्रिटेशन, उसको किस लेवल तक यूज करना है। और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ कि डेटा आप वही याद करिए जिसका यूज वैल्यू ज्यादा हो। जैसे अगर कोई डेटा, अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज है, उसके ऊपर कोई डेटा है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट है,
तो वो सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटीज पे यूज होगी। बट अगर मेरे पास कोई डेटा ट्रांसपेरेंसी पे है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, या फिर कोई डेटा अकाउंटेबिलिटी पे है, तो वो सारी चीजें आपका GS2 में भी यूज हो सकती है, आपकी GS4 में भी यूज हो सकती है। तो उस हिसाब से डेटा को यूज कीजिए कि जिसका यूज वैल्यू ज्यादा है, सिर्फ उसको अपने दिमाग में मेंटल बैंडविड्थ उतना दीजिए कि मैं इसको याद करूंगा, तो दैट यू कैन यूज। इकोनॉमी के कंसेप्ट के लिए क्या करें, कहाँ से करें? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बेसिकली यूपीएससी तो यही एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो प्री में ही क्लियर हो, कंसेप्ट्स वहां पर क्लियर हो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स वो मेंस में शुरू हो आपके। तो अगर आपको प्री से पहले अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स बहुत फाइन ट्यून करने हैं, तो यू कैन गो फॉर गुड न्यूज़पेपर्स। तो जैसे मैं यूज करती थी इंडियन एक्सप्रेस, आई यूज टू यूज, उसमें एक्सप्लेन सेक्शन में पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन आता है, वो आई यूज टू यूज। एक बायजूस का भी एक आता है इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करके, वो काफी अच्छा होता है। तो वहां से यू कैन यूज। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, डिड यू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बिफोर हैंड? ओके, सो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस आई ब्रेनस्टॉर्म्ड देम बिफोर हैंड कि अगर ये थीम आता है तो ये इंट्रोडक्शन होगा, ये कंक्लूजन होगा। और कई कई चीजों में बहुत इजी हो जाता है, जैसे पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इंट्रोडक्शन उसका आर्टिकल ही हो जाएगा कि आर्टिकल दिस मेंशंस दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ये इंट्रोडक्शन होगा। कंक्लूजन में आपने कोई रिपोर्ट दे दी, कोई कमेटी की वो दे दी। अब जैसे कुछ कुछ कैची टर्म्स भी आता है, सबका साथ सबका विकास, वो आप यूज कर रहे हो इंक्लूसिव ग्रोथ में, बट वो ना थोड़े से अब क्लीशे हो गए हैं। तो वही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू आर नॉट ओनली कंटेंट कॉपियर्स, यू आर ऑल्सो कंटेंट जनरेटर्स। तो थोड़ा सा अपने ब्रेनस्टॉर्म करो, थोड़ा सा बैठो लिखने के लिए, कोशिश करो कि इधर उधर से आई ट्राई टू क्रिएट गुड कंक्लूजन बिकॉज दैट गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट्स। अच्छा, आपका मेंटरशिप कैसे मिलेगा? ये तो वील वर्क आउट सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद सिविल्स डेली, वी कैन, अगर ऐसा होता है तो इफ एनीवन नीड्स स्पेसिफिक मेंटरशिप तो दे कैन आस्क, उनके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई इकोनॉमिक्स पे कोई और डाउट? देन वील मूव टू, एनवायरनमेंट पे आप आ जाओ, उसके बाद हम अच्छा मिसलेनियस में ले लेंगे एंड में। ठीक है। तो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि करंट में क्या क्या चल रहा है। जैसे अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा था, तो वो आपने देख लिया कि उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुछ भी जो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में, जैसे चीता इंट्रोडक्शन है, तो वो चीजें देख ली, उसके चैलेंजेस देख लिए, वे फॉरवर्ड देख लिया, वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव चीजें होती है। अब देखो, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे कि कौन से, अब जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया। अब पहले तो अगर ये पहला पार्ट देखा जाए क्वेश्चन का, तो इजी है। यहाँ पे उसको मार्क्स मिलेंगे जो अच्छी तरह से लिख सकेगा, उसको फैक्ट्स के साथ, उसको बाकी चीजों के साथ सब्सटैंशिएट कर पाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा जो क्योटो प्रोटोकॉल का है, वो थोड़ा सा बाउंसर था पिछली बार, तो ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस आते रहते हैं। बट उसमें ना क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा ना ये रखना होता है कि जैसे प्री की कोई चीज याद हो, वो लिख दी, मतलब एक ट्राई टू राइट एन एवरेज आंसर, जहां पे आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, वो आपकी एंसिलरी जो नॉलेज होगी, जो सप्लीमेंट्री नॉलेज होगी, उससे आप लिख लोगे। बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन ही ऐसी है कि इतना ज्यादा प्रिपेयर कर देता है कि जो भी आपकी इधर उधर की नॉलेज होती है, उससे आप बना लेते हो आंसर, तो वो भी बन जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट में आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स से टॉपिक उठाइए और उस पे अपने नोट्स बनाइए, तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनेंगे। उसके अलावा ये थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसमें ना अदर थिंग इज कि यू हैव टू क्रिएट इंटरलिंकेजेस। जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वो हर चीज पे क्लाइमेट चेंज आएगा, एग्रीकल्चर पे भी क्लाइमेट चेंज आएगा, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट इंटरलिंकेजेस कि बायोडाइवर्सिटी पे क्या है क्लाइमेट चेंज का, तो वो सारी चीजें इंटरलिंकेजेस से के थ्रू आएगी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक आई फॉरगॉट कि एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आई टेक एग्रीकल्चर ऑल्सो। कि जैसे एग्रीकल्चर में यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन फैक्ट कि एक प्रोसेस बेस्ड आंसर लिखो कि प्रोसेस है एक एग्रीकल्चर की, इतना इनपुट लग रहा है, ये प्रोसेस है, फिर ये आउटपुट है। तो इनपुट में जैसे अगर आपको थीम्स बनाने हैं एग्रीकल्चर के, तो कैसे बनाओगे थीम्स? पहले सबसे पहले ये होगा कि इनपुट है तो उसमें सीड्स हैं,
उसमें सॉइल है, उसमें इंश्योरेंस है, उसमें इरिगेशन है, तो ये सारे इनपुट्स है। फिर उसका प्रोसेस है, तो प्रोसेस में क्या-क्या आ सकता है एग्रीकल्चर के, कि इंश्योरेंस कहाँ-कहाँ है, मार्केटिंग क्या-क्या है। अब उसके बाद उसका आउटपुट, आउटपुट में क्या-क्या आ सकता है कि जो हमारे आउटपुट है बेसिकली, यील्ड इतना कम क्यों होता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, और मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली पूरा का पूरा एग्रीकल्चर को आपको उस थीम्स में डिवाइड करना है। फिर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग, कि एग्रीकल्चर तो प्रोड्यूस तो कर लिया, अब उसको मार्केटिंग कैसे करे, उसको प्रोसेस कैसे करे। उसी से रिलेटेड है फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया था। उसी से रिलेटेड है विमेन इन एग्रीकल्चर, उसी से रिलेटेड ऐसे एमएसपी के इश्यूज हैं। तो ये सारे कॉमन इश्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी मिल जाएंगे। पर आपको ये देखना है कि अगर मैं कोई भी आंसर लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर पे, तो इट इज वेल सब्सटैंशिएटेड by facts from economic survey. It also shows a process to the examiner कि हाँ ये प्रोसेस है, मुझे इसका ध्यान है कि ये प्रोसेस है। और तीसरी चीज है कि वहां पर आपको जो फैक्ट्स हैं वो और कमिटीज से भी मिल जाएंगे, जैसे शांता कुमार कमेटी हो गई पीडीएस पे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे, कोई भी ऐसी कमिटीज जो अच्छी अच्छी आती है, अशोक दलवाई कमेटी है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर प्रिपेयर करने का भी सेम प्रोसेस होता है, बट उसमें जो आपका फ्लो होगा वो एक प्रोसेस बेस्ड फ्लो होगा, जिसमें एक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होगा। इसके बाद वी कम ऑन टू सिक्योरिटी। एक बार मैं अब पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर कुछ और अगर रह जाएगा तो वील टेक अप एक साथ ही। तो सिक्योरिटी में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, वो कॉमन थीम्स पे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग पे, बाउंड्री मैनेजमेंट, नक्सलिज्म, आफ्सपा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये सारे बेसिक थीम्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो सिक्योरिटी में यू कैन ऑल्सो रेफर टू वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स, यू कैन ऑल्सो रेफर टू करंट अफेयर्स। अब जैसे करंट अफेयर्स में ये आता है कि रेड कॉरिडोर जो है वो इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया इतने डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सारी चीजें यू कैन। और इसमें बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनिशिएटिव्स आते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है बाउंड्री मैनेजमेंट का। तो बाउंड्री मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि मेक श्योर जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो एक जनरलाइज्ड अप्रोच रखो और एक स्पेसिफिक अप्रोच रखो। जनरलाइज्ड अप्रोच बाउंड्री मैनेजमेंट में क्या होगी कि इंडिया की बाउंड्री बहुत ज्यादा वर्नरेबल है। वो क्यों है, वो ये रीजंस है। उसको कैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो ये टेक्निक्स है। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा चुकी है, तो वो ये स्टेप्स है। तो ऐसे करके आपने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया बाउंड्री मैनेजमेंट को। बट अगर यही चीज आती कि इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री में क्या इशू है या इंडिया चाइना की बाउंड्री में क्या इशू है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करना है। तो वहां से यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड देन यू कैन प्रिपेयर ऑन दोज लाइन्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, what are the common grounds, what are the government initiatives. Now government initiatives also differ in terms of the boundaries we are talking about. For example, बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री है उसमें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो अलग होंगे चाइना के साथ, तो you have to take care of that. Then way forward में भी you can use, अब international relations का यहाँ पे भी आ जाएगा कि वे फॉरवर्ड जो वहां पे आपने लिखा था बाउंड्री मैनेजमेंट क्या उसके अंदर, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ उसके अंदर आ सकता है। अब जैसे ये बाउंड्री मैनेजमेंट के लिए जनरल और स्पेसिफिक हो गया, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के लिए जनरल और स्पेसिफिक हो गया। जैसे अभी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, या असम मणिपुर में, या कोई भी ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके आपस में जो इश्यूज हैं, एथनिक क्लैशेस हैं, वो सारे एज पर्टिकुलर टॉपिक भी आ सकता है और जनरल टॉपिक भी आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के क्या कॉजेज हैं, उसका क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और क्या वे फॉरवर्ड है, तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स ही आते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर अ गुड टेम्पलेट ऑन दैट। वही A4 साइज शीट है, उसी पे लिखनी है सारी चीजें, टॉपर्स के आंसर से उठा लो, सिलेबस से उठा लो और अपना कुछ ब्रेनस्टॉर्म करो साथ साथ। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि डिजास्टर मैनेजमेंट को आप एथिक्स में भी यूज करोगे, केस स्टडीज में, कि फॉर एग्जांपल यू आर द डीएम ऑफ सच एंड सच डिस्ट्रिक्ट, और जैसे अभी अभी साइक्लोन आया है, अभी साइक्लोन पेपर जो है वो चल रहा है न्यूज में। तो जैसे आपके इसमें साइक्लोन आया है, तो आप उसमें क्या क्या मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, क्या क्या आप हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द साइक्लोन, और अगर एथिकल डिलेमास क्रिएट हो गए, एक तरफ आपकी फैमिली स्टक है, एक तरफ पूरा विलेज स्टक है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे। तो ये सारी चीजें आप
एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, एनडीएमए की गाइडलाइंस फॉर ईच स्पेसिफिक डिजास्टर। तो आपको एक बार उसकी जनरल बर्ड्स आई व्यू रीडिंग लेनी है कि स्पेसिफिक डिजास्टर्स में क्या क्या कर सकते हैं एनडीएमए गाइडलाइंस में। बट जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि एक फेज वाइज आपको प्रिपेयर करना है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या स्टेप, बाद उसमें रेस्क्यू क्या क्या कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन और उसके बाद फिर रिकवरी। तो ये 4 जो आर्स हैं, एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर, देन व्हाट डू यू रेस्क्यू, देन हाउ डू यू रिहैबिलिटेट, देन हाउ डू यू रिकवर, ये एक प्रोसेस के फॉर्म में जाएगा। तो वो चीजें आपको जनरलाइज्ड हर डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करनी है और वो आप एनडीएमए गाइडलाइन से यूज कर सकते हो, वहां मतलब एज इट इज दिया हुआ है। तो वो एक बार आप एनडीएमए गाइडलाइंस पढ़ ली, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बोलती हूँ कि ऑलवेज मेक अ मैप। कोई भी ऐसे डिजास्टर आता है उसका एक मैप बनाइए और बताइए कि वो कहाँ आया है। साइक्लोन्स है तो बेसिकली आर कोस्ट आर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, तो वो दिखा दीजिए। और ऐसे लैंडस्लाइड्स है तो आर माउंटेनियस रीजियंस आर वल्नरेबल, तो वो दिखा दीजिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यू कैन डू दिस। उसके अलावा लास्ट टॉपिक पे आता है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे रखिए कि जैसे एआई है ना, एआई इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट, उस पे किसी चीज में भी एआई के बारे में पूछा जा सकता है। एआई इन बैंकिंग, एआई इन हेल्थ सेक्टर, एआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे करके जैसे चैट जीपीटी आ रहा है तो चैट जीपीटी में प्लेजरिज्म के साथ साथ क्या क्या इश्यूज है, तो वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो बेसिकली नीति आयोग की बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स आती है, इट्स वेरी प्रोएक्टिव दीज डेज। तो नीति आयोग की एआई पे भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी रिपोर्ट्स हैं। और तो वो आप जस्ट गो थ्रू कि व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ गवर्नमेंट थिंकिंग, कि गवर्नमेंट किस दिशा में सोच रही है। इज इट लाइक अब क्रिप्टो करेंसीज है तो क्रिप्टो करेंसीज को क्या गवर्नमेंट बैन करने का सोच रही है, क्या रेगुलेट करने का सोच रही है, क्या प्रमोट करने का सोच रही है। यू विल गेट द फ्लेवर आउट ऑफ दीज रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स एज इट इज पूरी नहीं पढ़नी क्योंकि फिर तो वही करते रह जाएंगे। इसका इसका एक एसेंस पकड़ना होता है कि एसेंस इन एसेंस व्हाट डू दीज रिपोर्ट्स टेल यू। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कवर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जैसे पिछली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आ गया था, तो बहुत सारी और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और इसके अलावा स्पेस सेक्टर, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो हैं यू मेक थीम्स आउट ऑफ दीज। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे कि क्या क्या थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे थीम्स पे क्वेश्चन जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब जैसे स्पेस एक थीम है तो स्पेस में हमने पूछ लिया कि प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कैसे यूज हो सकती है स्पेस में, कि इंडिया के क्या क्या चैलेंजेस है स्पेस में। और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ गया क्योंकि देखो अब यूपीएससी ने जो एग्जैक्ट लैंग्वेज दी है, वो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इज मच इन न्यूज, तो यूपीएससी जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि ये न्यूज में, और अगर तुम तब भी नहीं पढ़ के गए तो दैट इज योर फॉल्ट। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये काफी सारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज में था। तो डोंट एवर अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज ऑल्सो। स्पेसिफिक जो मतलब एक तरह से स्पेसिफिक, जैसे अब सपोज मेरा एक कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आई वाज नेवर वेरी कॉन्फिडेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई यूज टू हैव दीज स्पेसिफिक सेक्शन वाइज केस स्टडीज की, सिर्फ साइंस एंड टेक की एक केस स्टडी, मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट पेपर लगा लिया। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा क्या वीक पॉइंट है और मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिए उस चीज को। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक और चीज है कि फॉर्म अ हैबिट ऑफ मेकिंग डायग्राम्स ऑल्सो। जैसे इस बार वैक्सीन डेवलपमेंट पे आ गया था, तो अगर आपको ये पता है कि कोरोना के ऊपर मतलब ऐसे करके क्या उसका स्ट्रक्चर होता है और वैक्सीन उस पर क्या काम करती है, तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन थिंग्स विद हेल्प ऑफ डायग्राम, जो आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या एज अ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आप उसको एज इट इज उस वाली लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे। तो जो चीज आप लिख नहीं पाओगे वो आप डायग्राम बना के समझा दोगे कि मतलब आपको पता है, बट द थिंग इज कि हाँ आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है तो आप उसको एज इट इज रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे, बट दैट इज ऑल्सो मतलब एक्सेप्टेबल। डायग्राम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्टेबल। तो मेक योर पेपर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट थिंक कि अगर आप एग्जामिनर हो, आपको इतने सारे पेपर चेक करने हैं,
तो कौन सा सबसे ज्यादा आई कैचिंग, कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर होगा। और इंटरेस्टिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी ऑफ द पेपर कि हाँ ठीक है डायग्राम्स, सिर्फ डायग्राम्स बना दिए और कुछ सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द डेटा, एंड यू नीड टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स। बस दैट्स इट इन इकोनॉमिक्स और जीएस 3 में तो इतना ही है। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो? So we can take miscellaneous questions meanwhile. Some toppers say don't make notes for polity as Lakshmikant is already in notes form. ओके, नो आई पर्सनली डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि रीजन इज कि लक्ष्मीकांत आपको नोट्स के फॉर्म में तो है, बट वेयर विल यू बिल्ड ऑन टू दी एडिशंस ना, मतलब एडिशंस कहाँ पे करोगे, एक अपना एनालिसिस कहाँ पे दोगे। तो इफ यू आर स्टक विद एनसीईआरटी विद लक्ष्मीकांत, तो आप सिर्फ वही पे फोकस करोगे। यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट। इंटरलिंकेजेस की बात होती है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे अब एक क्वेश्चन आया था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वेयर विल यू फाइंड दैट इन लक्ष्मीकांत। तो अगर आपने कुछ कुछ ऐसे आंसर्स बना रखे हैं अपने नोट्स में, तो यू, अब आपको पता है कि डॉक्ट्रिन्स आ रही हैं, तो मैं सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स कर लेती हूँ। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड ऑन टू इट। ठीक है, लक्ष्मीकांत इज देयर, बट वो सिर्फ पॉइंट्स देगी आपको। हाउ डू यू सब्सटैंशिएट दैट, वही सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। So another question in extreme is, I feel like by seeing PYQs that they are more current affairs oriented, then reading हाँ Lakshmikant makes no relevance. नहीं, ये तो है, ये बात तो है, बट अब देखिए, जैसे अब ऐसी भी बात नहीं है कि सारे ही करंट अफेयर्स से हैं। क्योंकि जो इस बार क्वेश्चंस आए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रोल को बताइए, गवर्नर के रोल को बताइए, तो वो तो थोड़े स्टैटिक है। वहां पे तो आपको, यू नीड द सेक्शन, यू नीड द आर्टिकल, देन यू नीड रेलेवेंट केस लॉज वहां पे। तो वो सारी चीजें यू कैन टेक हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। बट इट्स अ गुड मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज जो चीजें सब लिख रहे हैं वो तो आपको लिखनी ही है, बट पॉइंट्स आपको, मार्क्स आपको तब ज्यादा मिलेंगे जो आप वैल्यू एडिशन करोगे, उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। How to use SDGs in GS1 and GS2 and other value addition. ठीक है, तो एसडीजीज में ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जैसे गोल होता है, नो पावर्टी नो हंगर, तो उसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कि जैसे नो पावर्टी में भी ये है कि इतनी इनकम है, ये लिमिट है, इनकम लिमिट। और फिर उसमें आपको ये बताना है कि इंडिया की कितनी लिमिट है इनकम की, एवरेज इनकम कितनी है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज। एंड जैसे नो पावर्टी है, तो पावर्टी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू just income. It also means a lot of other things, roof on your head, good food, then good education, that is also poverty है एक तरह से। तो वो सारी चीजें आप एसडीजी, जब आप एक डॉक्यूमेंट उठाओगे तो आप उसके सब हेड्स देखोगे। फिर आप जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि अच्छा इस सब हेड में क्या क्या आ सकता है, अब आप वो देखोगे, हंगर देखोगे, तो हंगर इज नॉट ओनली डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, इट इज ऑल्सो मैल न्यूट्रिशमेंट। तो वो चीज आप वहां से देख पाओगे कि इसके सब हेड्स हैं। तो यू कैन यूज दैट एसडीजी इंडेक्स। आप उसको, एक तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो 17 के 17 एसडीजीज हैं उसको बाय हार्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज लिखने में काम आ जाते हैं कि अच्छा एसडीजी ये है, और वो ब्राउनी पॉइंट्स भी है एक तरह से, दैट हेल्प्स यू राइट गुड आंसर्स। तो वो एज इट इज यू कैन रेप्लिकेट इन द आंसर्स आल्सो, उसके सब हेड्स भी आल्सो यू कैन रेप्लिकेट इन द आंसर। एनी अदर क्वेश्चन? How to structure your notes based on previous year questions. So basically ये होता है कि theme, I'll tell you the general things that you can write down in your notes and how you can structure it। कि सबसे पहले तो अगर आप किसी भी चीज का नोट बना रहे हो, उसका कंसेप्ट समझा दिया कि क्या कंसेप्ट है। तो ये चीजें तब काम आती हैं जब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज पूछी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मून लाइटिंग का कंसेप्ट चल रहा था, तो यूपीएससी अगर ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मून लाइटिंग, तो वहां पे तो आपका इंट्रोडक्शन यही होगा ना, डेफिनेशन ही होगी मून लाइटिंग की। तो वो चीज आप वहां यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और होते हैं मेट्रिक्स। जैसे कि अगर हम पावर्टी की बात करते हैं, तो हाउ इज पावर्टी मेजर्ड, इज इट एब्सोल्यूट, इज इट रिलेटिव, व्हाट आर द वेरियस कमिटीज जिन्होंने पावर्टी इंडिया में एस्टिमेट की है, तो वो मेट्रिक्स हो गए। कोई भी जैसे डेटा है, फैक्ट है, वो सारा का सारा एक मेट्रिक में आ जाएगा। तीसरी चीज ये होगी कि कोई भी जैसे चैलेंजेस है, किसी भी कंसेप्ट में कोई चैलेंजेस है, वो चीज आ गई। फिर उसके बाद उसके वे फॉरवर्ड, सोल्यूशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर उसमें क्या क्या लकूने हैं आज की डेट में जिसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन। और लास्ट चीज जो आप यूज कर सकते हो वो है कोट्स। जैसे कोई भी आप
जैसे कोई भी आप एक थीम ले रहे हो, जैसे एजुकेशन ले रहे हो, तो जैसे मैंने आप बोला कि राइट टू, नॉट ओनली राइट टू एजुकेशन बट राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, तो वो कोट है, वो आप एसए में भी यूज कर सकते हो, वो आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, जीएस 3 में भी यूज कर सकते हो, जीएस 2 में भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्ट्रक्चर योर नोट्स लाइक दिस, कि उसका कंसेप्ट समझा दिया, उसका डेटा दे दिया, उसके चैलेंजेस दे दिए, उसके कोट्स दे दिए। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। I think we have taken most of the questions, and in fact, all of the questions related to GS2 and GS3. Yes. Of course, for essay and ethics and GS1, we'll have other sessions. So we are not taking those questions. Apart from that, are there any other questions for GS2 and GS3? Did you use any PYQ compilation for prelims and mains? पहले तो द थिंग इज कि दो चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे। पहले, डोंट एवर गो फॉर जो बुक्स आपको आंसर कीज दे देती है साथ साथ ही, ठीक है। उसका रीजन ये है कि इट मेक्स यू वेरी डिपेंडेंट ऑन देम, और जो उसमें लिखा है फिर वही सोचते हो आप, सोचते ही नहीं हो अलग कुछ। तो इससे अच्छा ये है कि यूपीएससी की साइट पे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं 2013 से लेकर आई यूज 2021 तक। तो उसको पहले मैंने प्रिंट आउट ले लिया उसका, या कोई ऐसी बुक ले ली जिसमें आंसर्स ना दिए हो, और एक तरह से टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हो क्वेश्चंस, और फिर उसी के अंदर मैंने आई टुक A4 साइज शीट, उसी के अंदर ब्रेनस्टॉर्म कर लिया कि इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। तो पहले ये कर लिया। इफ यू रियली वांट कि आपकी अभी नॉलेज में गैप्स है, राइटिंग में गैप्स है, देन यू कैन प्रेफर एनी बुक। तो जो मैंने बुक प्रेफर की थी वो तो शून्य आईएएस की थी, उस टाइम फर्स्ट टाइम निकली थी। तो यू कैन डू दैट, शून्य आईएएस की एक बुक है, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि और कौन सी बुक्स होगी। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन, डोंट एवर गो कि यही है एक सोर्स। तो अपना दिमाग लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले, वहां पे भी अपना दिमाग लगाना है। तो इट्स बेटर कि पहले से ही दिमाग लगाना शुरू कर दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दो। तो Sources for internal security? सोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी काफी हद तक तो जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे काफी वो आते हैं, एक तरह से कमेंट्स, और कुछ कुछ सोर्सेज उसमें से भी आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोर्सेज हैं। और एक वेबसाइट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई अपडेट दैट इन माय चैनल। जो भी सोर्सेज है सिक्योरिटी के, इंटरनल सिक्योरिटी की एक वेबसाइट है, डिफेंस की है ही है शायद, IBEF करके है या कुछ है। तो आई अपडेट द नेम। तो उसमें भी काफी अच्छे इंटरनल सिक्योरिटीज पे आर्टिकल्स आते हैं। इफ यू गिव मी टाइम, आई update that here only. Our Telegram channel is UPSC_NEPA. Yes. हाँ, IDSA. Yes, exactly, IDSA. तो thank you साई कृष्ण। तो this is a good source। यहाँ से मैं जब भी मैं ऐसे फ्री होती थी तो I used to read the articles कि क्या बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो this is a good source। और एक छोटी सी बुक भी आती है इंटरनल सिक्योरिटी की, वो भी काफी अच्छी है। आई अपडेट द सोर्सेज। इसके लिए मेरे पास एक्चुअली जो मेरे जो नोट्स हैं वो इन्हीं दो सोर्सेज से बने हैं। तो यू कैन रेफर टू माय नोट्स आल्सो इन दी टेलीग्राम चैनल, जैसे आगे आपने बोला। Right. I think we have come to an end with GS2 and GS3 questions. We have no more questions left for GS2 and GS3. And yeah, with this, we have come to an end of this session also. So thank you so much, Nipa, for taking out your time once again. And do let us know, guys, if you want Nipa back again with some other topic. We'll ensure she comes before she goes to Lavasna. So, yeah. Definitely. एक बार चैनल का नाम मैं दोबारा बता देती हूँ। It's UPSC_NEPA. Yes, UPSC_NEPA. I think you have 3,000 subscribers in that channel. Yeah, so 3,000 subscribers, and she has her own DP. That is the real channel. Right. So thank you, aspirants, for taking out your time, and thank you so much again, Nipa. And yeah, all the best, guys, who are writing mains, and every one of you are preparing next year. All the best to you. Definitely. All the best. Thank you. Thank you so much.